फिल्म की शुरुआत स्पेस से गिरते एक ऑब्जेक्ट से होती है जो कि एक सैटेलाइट से टकराकर अर्थ की ओर गिरने लगता है। दूसरी तरफ अर्थ पर हम एक लड़के जोस को देखते हैं जो कि अपने टेलीस्कोप से आसमान की तरफ देख रहा था। तभी वो एक अजीब सी चमकती हुई चीज को तेजी से अपनी ओर आते हुए देखता है। उसे देख वो काफी डर जाता है। ये ऑब्जेक्ट सीधा आकर जोस के कमरे में रखे एक फिशिंग जार में गिरा था। जोस देखकर हैरान था कि इस ऑब्जेक्ट ने जार में रखे सारे पानी को सोख लिया है। अब 3 महीने बाद हम एक बार फिर स्पेस से गिरते एक अजीब से फायरबॉल को देखते हैं। ये फायरबॉल स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के पास आकर गिरता है। जब आग शांत होती है तो पता चलता है कि ये फायरबॉल इंसानों की तरह दिखने वाला एक एलियन है। गड्ढे से निकलकर वो खुद को ठीक करता है और शहर की तरफ बढ़ने लगता है। उसकी हरकतें बेहद अजीब थी। इसी बीच पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट आती है कि लिबर्टी आइलैंड के पास आसमान में एक मिस्टीरियस फायरबॉल देखा गया है। 2 पुलिस ऑफिसर नॉक्स और दूल्हे को इन्वेस्टिगेशन की कमान सौंपी जाती है। दोनों ऑफिसर इस कॉल को एक नॉर्मल इंसिडेंट समझकर लाइटली लेते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वो किसी ऑर्डिनरी एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक एलियन अराइवल की तरफ बढ़ रहे हैं। इंसानों की तरह दिखने वाला ये एलियन अब न्यूयॉर्क की सड़कों पर पहुंच जाता है। यहाँ वो लोगों को देखकर हैरान था। वो इंसानों को करीब से समझने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ गिना अपनी कार लेकर घर लौट रही होती है। तभी अचानक इंसानों की तरह दिखने वाला ये एलियन उसकी कार के आगे आ जाता है और कार से टकराकर दूर जाकर गिरता है। गिना घबराकर तुरंत कार से बाहर निकलती है। उसे लगता है कि उसने किसी आदमी को बुरी तरह इंजर्ड कर दिया है। वो उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है, पर जब वो उसके टेढ़े मेढ़े पैर देखती है तो वो और भी ज्यादा घबरा गई थी। वो तुरंत मदद के लिए एम्बुलेंस को कॉल करती है, पर तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देख सब लोग हैरान हो जाते हैं। वो एलियन वहाँ से गायब हो गया था। लड़खड़ाते हुए एलियन एक सुनसान गली में आकर खड़े होता है। इसके बाद फिल्म अपना पहला बड़ा ट्विस्ट रिवील करती है। जिस आदमी को ऑडियंस एलियन समझ रही थी वो एलियन नहीं बल्कि एक एलियन स्पेसशिप है जिसे 100 ऑफ टीनी एलियंस कंट्रोल कर रहे हैं। बाहर से वो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जैसा दिखता है, लेकिन अंदर एक एडवांस्ड कमांड सेंटर मौजूद है जहाँ छोटे छोटे एलियन क्रू मेंबर हर बॉडी पार्ट को ऑपरेट कर रहे हैं। क्रेश के बाद कैप्टन पूरे क्रू से डैमेज रिपोर्ट मांगता है। शुरुआत में लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में है और शिप ने इम्पैक्ट सर्वाइव कर लिया है, लेकिन तभी इंजीनियरिंग डायग्नोस्टिक एक बुरी खबर देती है। कोलिजन की वजह से शिप का ट्रैकिंग कंप्यूटर डैमेज हो गया है। उनके सबसे इम्पोर्टेंट नेविगेशन सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया है। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनका मिशन टारगेट एक मिस्टीरियस एनर्जी ऑर्ब अब उनके लिए खो चुका है। कंप्यूटर के खराब होने की वजह से उनके पास सिर्फ उस ऑर्ब की लास्ट नो लोकेशन बची थी। सिचुएशन और भी डेंजरस तब हो जाती है जब इंजीनियर्स बताते हैं कि शिप सिर्फ 50 अर्थ आवर तक की फुल्ली कैपेसिटी पर काम कर सकता है। अगर इस टाइम के अंदर मिशन कंप्लीट नहीं हुआ तो शिप के सिस्टम फेल होने लगेंगे। ये सुनकर कैप्टन अपने सेकंड इन कमांडर से ऑप्शन पूछता है। नंबर 2 का मानना है कि मिशन अब बहुत रिस्की हो चुका है। सबसे सेफ डिसीजन ये होगा कि वो अपने होम प्लेनेट नील पर वापस लौट जाए और शिप को रिपेयर कराए। लेकिन अब कैप्टन को एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है। क्या वो मिशन को अबेंड करके घर लौटेगा या फिर डैमेज शिप के साथ अर्थ पर रुककर अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करने की कोशिश करेगा। नंबर 2 की वार्निंग सुनने के बाद लगता है कि मिशन यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन कैप्टन हार मानने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो पूरे क्रू को असेंबल करता है और उन्हें याद दिलाता है कि उनका मिशन कितना इंपॉर्टेंट है। कैप्टन बताता है कि उनका होम प्लेनेट नील एक भयानक एनर्जी क्राइसिस का सामना कर रहा है। अगर उनका मिशन फेल हो गया तो एक जनरेशन के अंदर उनकी पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी। इसी वजह से उन्होंने अर्थ पर एक स्पेशल डिवाइस भेजा था जो यहाँ के ओशियन को ड्रेन करने वाला था। ओशियन से मिलने वाला साल्ट उनके प्लेनेट को बहुत लंबे समय तक एनर्जी प्रोवाइड कर सकता था, लेकिन क्रेश की वजह से वो डिवाइस जिसे ऑर्ब कहा जा रहा है न्यूयॉर्क सिटी में कहीं खो गया है। कैप्टन साफ कह देता है कि चाहे कितना भी रिस्क क्यों ना हो, मिशन को हर हाल में कंप्लीट करना होगा। पूरा क्रू उसके साथ फॉर नील का स्लोगन लगाता है और अपनी पोजीशन पर वापस चले जाता है। अब एलियन अर्थ के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू करते हैं। उनकी कम्युनिकेशन ऑफिसर बताती है कि उसने अर्थ के गूगल नाम के डाटाबेस को एक्सेस कर लिया है और वहाँ से ह्यूमन लैंग्वेज और कल्चर की इंफॉर्मेशन डाउनलोड की जा रही है। एलियन को गूगल और याहू जैसे नाम बहुत अजीब लगते हैं, जिससे पता चलता है कि वो ह्यूमन सिविलाइजेशंस को अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी डिसीजन के दौरान एक और इम्पोर्टेंट बात सामने आती है। क्रू के कुछ मेंबर्स रिपोर्ट देते हैं कि अगर ऑर्ब एक्टिवेट हुआ और अर्थ के ओशियन ड्रेन कर दिए गए तो अर्थ पर मौजूद लगभग सारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एक एलियन इस बात पर कंसर्न भी दिखाता है, लेकिन कैप्टन और दूसरे ऑफिसर उसे याद दिलाते हैं कि उनके अपने प्लेनेट की सर्वाइवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके नजरिए से ह्यूमन सिर्फ इंफीरियर क्रिएचर है और अगर उन्हें सेक्रीफाइस भी करना पड़े तो इसके लिए भी वो तैयार है। यही फिल्म पहली बार ऑडियंस को एलियन के असली ऑब्जेक्टिव के बारे में बताती है। अब तक जो विजिटर्स हार्मलेस लग रहे थे, असल में उनका मिशन पूरी अर्थ के लिए एक एसेंशियल थ्रेट है। इसी बीच जोस खिड़की से बाहर उसी एलियन स्पेसशिप को खड़े देखता है। गिना उसे देख कर तुरंत पहचान लेती है कि ये वही आदमी है जो कल उसकी कार से टकराया था और अचानक गायब हो गया। जब एलियन अपने शिप के अंदर रीडिंग चेक कर रहे होते हैं तब उन्हें एक इंपॉर्टेंट सिग्नल मिलता है। कोरोनल गैस लेवल अचानक स्पाइक कर जाता है। इसका मतलब है कि उनका लॉस्ट ऑर्ब आसपास ही है। ये इंफॉर्मेशन मिलते ही कैप्टन डिसाइड करता है कि ये
अब ह्यूमंस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करना पड़ेगा। गिना उस एलियन शिप के पास जाकर उसकी हेल्थ के बारे में पूछती है। वो अब भी गिल्ट फील कर रही होती है, लेकिन एलियन ने पहले कभी ह्यूमन से बात नहीं की होती। शिप के अंदर पूरा क्रू पैनिक मोड में आ जाता है। सब कम्युनिकेशनल सिस्टम एडजस्ट करने लगता है ताकि ह्यूमन वॉइस को प्रॉपर्ली इमिटेट किया जा सके। काफी स्ट्रगल के बाद वो आदमी फाइनली जवाब देता है और मैकेनिकली बोलता है कि वो बिल्कुल ठीक है। गिना को ये थोड़ा स्ट्रेंज लगता है, लेकिन उसे सुकून मिलता है कि आदमी जिंदा और हेल्दी है। जो स्कूल जाने लगता है और गिना उसे गुड बाय हक देती है। लेकिन शिप के अंदर बैठे एलियंस के लिए ये सीन भी शॉकिंग होता है। उनके पर्सपेक्टिव से गिना अपने बेटे का सर दबा रही होती है और बच्चा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। ह्यूमन अफेक्शन को समझ न पाने की वजह से एलियन इसे ऑलमोस्ट एक वायलेंट एक्ट समझ लेता है। जोश के स्कूल जाने के बाद गिना उस मिस्टीरियस आदमी की हेल्प करने की कोशिश करती है। गिना उसे पानी पीने और थोड़ा रेस्ट करने के लिए अपने अपार्टमेंट में आने का इनविटेशन देती है। अपार्टमेंट के रास्ते में गिना अपनी कार एक्सीडेंट वाली बात एक्सप्लेन करने लगती है। वो नर्वस भी है और गिल्टी भी। गिना लगातार बात करते रहती है। सभी एलियंस उसकी हर बात को साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन की तरह एनालाइज कर रहे होते हैं। तभी उनकी मुलाकात गिना के पड़ोसी मार्क रोड से होती है। मार्क एक फ्रेंडली और नॉर्मल इंसान की तरह उनसे हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन एलियन ने पहले कभी हैंडशेक नहीं किया होता। शिप के अंदर पूरा क्रू कंफ्यूज हो जाता है। ये इंसान अचानक अपना हाथ उनकी तरफ क्यों फेंक रहा है। सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है क्योंकि एलियंस ह्यूमन बिहेवियर को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर प्रॉपर रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। वो मार्क की हर मूवमेंट को इमिटेट करने लगता है, जिसकी वजह से ये एक फनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। थोड़ी देर बाद गिना उन्हें अपने अपार्टमेंट के अंदर ले आती है। अपार्टमेंट देखकर एलियन तुरंत ऑब्जर्वेशन मोड में चले जाता है। उनके लिए ये सिर्फ एक घर नहीं बल्कि ह्यूमन सिविलाइजेशन का सैंपल है जिसे वो स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही गिना उन्हें पानी देती है, एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। ह्यूमन बॉडी के अंदर बैठा क्रू लिक्विड इंटेक को प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं कर पाता। पानी शिप के इंटरनल सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है और बैलेंस टेम्परली बिगड़ जाता है। बाहर से देखने पर लगता है कि वो आदमी अब भी एक्सीडेंट के शोक में। गिना और ज्यादा कंसर्न हो जाती है, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट्स के बाद एलियन बॉडी को स्टेबलाइज कर लेता है और कैप्टन गिना को रीश्योर करता है कि सब कुछ ठीक है। ये सुनकर गिना को थोड़ी राहत मिलती है। सबसे पहली चीज जो उसके दिमाग में आती है वो है लीगल कॉन्सिक्वेंस। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक्सीडेंट किसी बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट न हो जाए। अब पहली बार कन्वर्सेशन थोड़ी पर्सनल डायरेक्शन में जाती है। गिना अपना नाम बताती है, गिना मॉरिसन। अब तक एलियन ह्यूमन को सिर्फ एक स्पीसीज के रूप में देख रहे थे, लेकिन गिना के साथ इंटरेक्ट करते हुए वो पहली बार किसी इंडिविजुअल ह्यूमन को जानने लगता है। और इसी पॉइंट से कैप्टन और उसके क्रू की अर्थ के बारे में अंडरस्टैंडिंग्स धीरे धीरे बदलनी शुरू होती है। अब जब गिना उस आदमी से उसका नाम पूछती है तो शिप के अंदर बैठे एलियंस तुरंत पैनिक मोड में आ जाते हैं। उनके डाटाबेस में थाउजेंड्स ऑफ ह्यूमन नेम्स स्टोर्ड होते हैं और सब अपना अपना सजेशन देने लगते हैं। कुछ सेकंड की कंफ्यूजन के बाद कैप्टन आखिरकार एक नाम चूज करता है, देव। धीरे धीरे कन्वर्सेशन पर्सनल टॉपिक की तरफ बढ़ने लगती है। गिना जोश के बारे में बात करना शुरू करती है। वो बताती है कि स्कूल में कुछ बुलीज उसे परेशान करते हैं और एक सिंगल मदर होने के नाते उसे हमेशा लगता है कि शायद वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दे पाती। ये पहली बार है जब एलियंस किसी ह्यूमन की इमोशनल स्ट्रगल को डायरेक्टली सुन रहे होते हैं। अब तक उनके लिए ह्यूमन सिर्फ मिशन के रास्ते की रुकावट थे, लेकिन गिना की बातों से पहली बार उन्हें एक इंडिविजुअल ह्यूमन लाइफ का पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। गिना बात करते करते अपने लेट हस्बैंड का भी जिक्र करती है। वो बताती है कि जोश के फादर फ्रैंक नेवी में कैप्टन थे और उनकी डेथ को 4 साल हो चुके हैं। तब से वो अकेली जोश को रेस कर रही है। शिप के अंदर बैठा कैप्टन इस बात को ध्यान से सुन रहा होता है। पहली बार उसके सामने एक ऐसी ह्यूमन कहानी होती है जिसमें ड्यूटी, सेक्रीफाइस और फैमिली का एलिमेंट मौजूद है। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि उसकी अपनी लाइफ से मिलते जुलते हैं। इसी बीच देव घर के अंदर मौजूद हर चीज को ऑब्जर्व कर रहा होता है। जब घर की बिल्ली बोरिस उसके पास आती है तो क्रू के लिए ये भी एक नया एक्सपीरियंस बन जाता है, पर मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते वो उसे शेर समझ बैठते हैं और लात मारकर उसे वहाँ से दूर भगा देते हैं। लेकिन फिर अचानक मिशन एक नई डायरेक्शन ले लेता है। घर में रखी जोश की एक फोटोग्राफ देखते ही शिप के सेंसर्स रिएक्ट करने लगते हैं। फोटो में जोश के हाथ में एक छोटा सा ऑब्जेक्ट नजर आ रहा होता है। ये वही लॉस्ट ऑर्ब है, वही डिवाइस जिसे वो पूरी सिटी में ढूंढ रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जोश इसे एक नॉर्मल स्पेस रॉक समझकर अपने साइंस प्रोजेक्ट की तरह कैरी कर रहा है। ये डिस्कवरी पूरे मिशन को बदल देती है। अब एलियंस को पता चल चुका है कि उनका टारगेट एग्जैक्टली कहाँ है। ब्रेकफास्ट, फ्रेंडशिप और कैजुअल कन्वर्सेशन सब एक सेकंड में सेकेंडरी हो जाता है। मिशन फिर से उनकी टॉप प्रायोरिटी बन जाता है। इसी दौरान पुलिस ऑफिसर नॉक्स और दुले लिबर्टी आइलैंड वाले इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। शुरुआत में नॉक्स इसे एक नॉर्मल फ्रैंक समझता है। उसके हिसाब से शायद कुछ कॉलेज स्टूडेंट ने शराब पीकर कोई एक्सप्लोसिव स्टंट कर दिया होगा, लेकिन दुले के एविडेंस कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। उसके हिसाब से यहाँ जरूर कोई अनयूजुअल चीज हुई है। स्कूल की ओर जाते वक्त रास्ते में एलियन को एक टेक शोरूम दिखता है, लेकिन शोरूम के अंदर घुसते एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। एक लड़का देव को हाई टेक हेडफोन्स पहना देता है। हेडफोन से आने
वाली पावरफुल साउंड वेव शिप के इंटरनल सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है। अंदर बैठे क्रू मेंबर्स को लगता है जैसे पूरा स्पेसक्राफ्ट हिल गया हो। कई सेक्शन से डैमेज रिपोर्ट्स आने लगती है और स्ट्रगल इंटीग्रिटी टेम्परली वीक पड़ने लगती है। देव मुश्किल से सिचुएशन को कंट्रोल करता है और वहाँ से निकल जाता है। स्कूल के रास्ते में एलियन एक और अजीब ऑब्जर्वेशन करता है। ट्रैफिक सिग्नल पर साफ लिखा होता है डू नॉट वॉक, लेकिन लोग फिर भी रूल्स तोड़कर रोड क्रॉस करते रहते हैं। क्रू को समझ नहीं आता कि ह्यूमंस अपने रूल को इग्नोर क्यों कर रहे हैं। उनके लिए ये बिहेवियर इरेशनल और केओटिक लगता है। इसी दौरान देव की नजर एक यंग कपल पर पड़ती है जो कि एक दूसरे के साथ रोमांटिक मोमेंट शेयर कर रहे होते हैं। क्रू के कई मेंबर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। उनके लिए अफेक्शन और अट्रैक्शन जैसे इमोशंस का प्रैक्टिकल पर्पस समझना मुश्किल था, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन उनके सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो जाती है। ये वही चीज है जो आगे चलकर कैप्टन के इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन की फाउंडेशन बनने वाली है। देव ने अब भी वही पुराना व्हाइट सूट पहना होता है जो कि हर जगह उनके अटेंशन को अट्रैक्ट कर रहा था। क्रू रियलाइज करता है कि अगर उन्हें ह्यूमंस में ब्लेंड होना है तो पहले अपने अपीयरेंस चेंज करनी होगी। इसीलिए वो एक क्लोथिंग स्टोर में एंटर करता है। स्टोर का नाम होता है ओल्ड नेवी। जैसे वो अंदर जाता है, एम्प्लॉइज हर कस्टमर को वेलकम टू ओल्ड नेवी कहकर ग्रीट कर रहे होते हैं। एलियंस इसे एक फॉर्मल अर्थ रिचुअल समझ लेते हैं और हर किसी को वही लाइन रिपीट करना शुरू कर देता है। नतीजा ये होता है कि पूरा सीन एक हिलेरियस मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल जाता है। क्रू डेस्परेटली ह्यूमन बिहेवियर इमिटेट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जितना ज्यादा कोशिश करता है उतना ही ज्यादा ऑकवर्ड लगता है। देव टेबल पर रखे पैसों को स्कैन करता है और चेंजिंग रूम में उन्हें अपने पिछवाड़े से प्रिंट कर नए कपड़े खरीदता है और उन्हें पहनकर स्कूल की तरफ बढ़ने लगता है। उधर जोस अपनी अनयूजुअल प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है। स्कूल के कुछ बुलीज उसे फिर से तंग कर रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का जोस से ओप को छीन लेता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है क्योंकि वो अकेले उनका सामना नहीं कर सकता। इसी बीच देव भी स्कूल पहुंच जाता है। जैसे देव बिल्डिंग में एंटर करता है, स्टाफ उसे एक सब्स्टिट्यूट टीचर समझ लेता है और बिना वेरिफिकेशन के उसे क्लासरूम हैंडल करने के लिए भेज देता है। जोस देव को देखकर शोक में पड़ जाता है क्योंकि उसने देव को पहले अपने घर पर देखा था। वो समझ ही नहीं पाता कि ये आदमी अचानक उसके स्कूल में टीचर कैसे बन गया। क्लास के बुलीज देव का भी मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलियन के पास नॉर्मल ह्यूमन से कई ज्यादा नॉलेज होती है। जब स्टूडेंट उसकी ऑथोरिटी चैलेंज करते हैं तो देव उन्हें इम्प्रेस करने के लिए अपनी एडवांस साइंटिफिक नॉलेज का डिमोन्स्ट्रेशन देता है। ये देख के पूरा क्लासरूम स्टंट रह जाता है। क्लासरूम में सब्स्टिट्यूट टीचर बनने का नाटक करने के बाद देव को आखिरकार वो मौका मिल ही जाता है जिसका वो इंतजार कर रहा था। वो जोस को क्लास से बाहर ले जाता है और सीधा उस मिस्टीरियस ऑर्ब के बारे में पूछता है। जोस तुरंत सस्पिशियस हो जाता है। अब तक देव का बिहेवियर इतना अजीब रहा था कि जोस को लगने लगा था कि इस आदमी के पास जरूर कोई बड़ा सीक्रेट है। जब देव ऑर्ब को एक स्मॉल स्फेरिकल डिवाइस कहकर डिस्क्राइब करता है और उसे वापस मांगता है, तब जोस और भी कंफ्यूज हो जाता है। उसके दिमाग में एक वाइल्ड थ्योरी आती है, क्या ये आदमी एलियन है? ये सवाल सुनते ही शिप के अंदर पैनिक मच जाता है। क्रू मेंबर्स को लगता है कि उनकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई, लेकिन अगले मोमेंट जोस खुद ही ऐसी में बात को टाल देता है क्योंकि उसे लगता है कि ऐसी चीजें सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज में होती है। देव चैन की सांस लेता है और कन्वर्सेशन को ओब पर वापस ले आता है, लेकिन फिर एक और प्रॉब्लम सामने थी, पर ओब अब जोस के पास नहीं होता। स्कूल का बुली रीच उससे पहले वो छीन चुका था। ये सुनकर देव के लिए मिशन और कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। अब ओब तक पहुंचने के लिए उन्हें पहले रीच को ढूंढना पड़ेगा। जोस और देव मिलकर रीच की तलाश में निकल पड़ते हैं। दोनों रीच को ढूंढते हुए नेबरहुड की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। एक लोकल दिल्ली के अंदर आर्म रोबर घुस आता है। वो सब लोगों को फ्लोर पर लेटने और केस रजिस्टर खाली करने का ऑर्डर देता है। सीन देखकर शिप के अंदर बैठे कई एलियंस और भी कन्विंस हो जाता है कि अर्थ एक वायलेंट और डेंजरस प्लेनेट है। उनके नजरिए से ह्यूमंस लगातार अपनी स्पीसीज को हार्म करते रहता है और ये इंसिडेंट उनके बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। लेकिन देव की रिएक्शन पूरी तरह अलग होती है। जब रोबो उस पर गन तानकर उसे नीचे बैठने को कहता है तो देव उनकी बात को लिटरली इंटरप्रेट करता है और उनकी गन को अपनी उंगलियों से ही पिचका देता है। ये देख कर रोबोट्स डर कर वहाँ से भाग गए थे। जोस भी ये देखकर शॉक रह जाता है। अब उसके डाउट और भी स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। उसने अपनी आंखों से देखा कि देव कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं, इसीलिए जोस बार बार उसका सीक्रेट जानने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार देव उसके सवाल को टाल देता है। जब जोस उसे पूछता है कि वो असल में कहाँ से आया, तब देव एक रेडिकुलस एक्सक्यूज बनाता है। वो क्लेम करता है कि उसका परिवार जनरेशन से स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी में रहता है। ये आंसर इतना एब्सर्ड है कि जोस को और भी यकीन होने लगता है कि देव कुछ छुपा रहा है। जोस बताता है कि वो नहीं जानता कि रीच इस वक्त कहाँ मिलेगा, पर एक पॉसिबिलिटी जरूर है। कल उसकी माँ कीना का बर्थडे भी है और नेबरहुड में स्ट्रीट फेयर भी ऑर्गेनाइज होने वाला है। रिच आमतौर पर ऐसे इवेंट्स में जरूर आता है। जोस देव को भी उनके साथ फेयर में आने के लिए कहता है, शायद वहीं रिच भी मिल जाए। शिप के अंदर सभी क्रू मेंबर्स में इस आइडिया पर डिसएग्रीमेंट शुरू हो जाती है। कुछ क्रू मेंबर्स का मानना है कि उनके पास टाइम नहीं बचा, शिप की पावर रैपिडली कम हो रही है और हर गुजरता घंटा मिशन को फेलियर के करीब ले जा रहा है। उनके हिसाब से जोस पर और टाइम वेस्ट करना गलत होगा, लेकिन कैप्टन पहली बार उनसे अलग सोचता है। वो पॉइंट आउट करता है कि जोस अब तक उनकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा यूजफुल साबित हुआ है। कैप्टन
कैप्टन आखिरकार जोश की बात मान लेता है और डिसाइड करता है कि फिलहाल उसके साथ रहना ही सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शन है। होप तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता अब भी जोश ही लग रहा था। दिल्ली वाले इंसिडेंट के बाद जोश का नजरिया भी बदल चुका है। अब वो देव को एक नॉर्मल आदमी नहीं मानता। उसने अपनी आंखों से देखा है कि देव ने आर्म रोबर को कैसे हैंडल किया, ऐसे जैसे सुपर हीरो मूवीज में कैरेक्टर करता है। इसी वजह से जोश बार बार उसे पूछते रहता है कि क्या कोई उसके पास सीक्रेट पावर्स है, लेकिन देव हर बार सवाल को टाल देता है। जोश आखिरकार हार मान लेता है और पहली बार हॉनेस्टली अपनी फीलिंग शेयर करने लगता है। वो बताता है कि उसे देव के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है क्योंकि उसके पास खेलने के लिए ज्यादा दोस्त नहीं है। धीरे धीरे कन्वर्सेशन उसके फादर की तरफ चली जाती है। जोश बताता है कि उसके डैड एक रियल लाइफ हीरो थे। उसकी नजर में उसके फादर दुनिया के सबसे बहादुर इंसान थे और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत लोगों की मदद की थी। कैप्टन ध्यान से जोश की बातें सुन रहा था। जोश फिर अपनी एक और प्रॉब्लम शेयर करता है। उसके हिसाब से उसकी माँ गीना उसे बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करती है। वो हर वक्त उसकी फिक्र करते रहती है। कभी कभी उसे लगता है कि उसका दम घुट रहा है। एलियन इस बात को भी लिटरली इंटरप्रेट करता है। कुछ क्रू मेंबर्स को लगता है कि शायद गीना सच में जोश की सांसें रोक देती होगी। ह्यूमन इमोशंस और एक्सप्रेशंस को समझने में उनकी डिफिकल्टीज अब भी क्लियरली दिख रही होती है। थोड़ी देर बाद गीना घर लौट आती है और जोश एक्साइटेड होकर दिल्ली वाली पूरी कहानी उसे सुना देता है। गीना को पहले तो यकीन नहीं होता। जब जोश खुद को न्यूयॉर्क का सबसे छोटा 5th ग्रेडर बोलकर कंप्लेंट करता है, तब देव उसे एक सरप्राइजिंग पीस ऑफ विजडम देता है। वो कहता है कि यूनिवर्स की सबसे पावरफुल फोर्सेस अक्सर सबसे छोटे स्टार्स से भी आ सकती है। पहली बार कैप्टन किसी मिशन ऑब्जेक्टिव की वजह से नहीं, बल्कि जेन्युइनली एक बच्चे का कॉन्फिडेंट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये उसकी कैरेक्टर चेंज का एक सब्टल साइन है। गीना फिर देव को डिनर के लिए इनवाइट करती है। शिप के अंदर कुछ ऑफिसर्स अपोज करते हैं। उनका मानना है कि ह्यूमंस के साथ ज्यादा वक्त बिताने से एक्सपोजर का रिस्क बढ़ेगा, लेकिन कैप्टन बिना हेजिटेशन के इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। ये डिसीजन मिशन प्रोटोकॉल के हिसाब से लॉजिकल नहीं है, लेकिन कैप्टन अब सिर्फ मिशन के बेसिस पर डिसीजन नहीं ले रहा। दूसरी तरफ नॉक्स और दुले देव का फेशियल क्लोन तैयार कर लेता है। डिनर के दौरान गीना और देव के बीच और पर्सनल कन्वर्सेशन होती है। तभी देव की नजर एक आर्टवर्क पर पड़ती है। पेंटिंग देखकर वो क्यूरियस हो जाता है और पूछता है कि इसका मतलब क्या है। गीना बताती है कि ये उसने तब बनाई थी जब वो प्यार में थी। देव के लिए कॉन्सेप्ट फैसिनेटिंग है। एलियन के डाटाबेस में लव का डेफिनेशन हो सकता है, लेकिन उसका एक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं। इजीली वो सीधा पूछता है कि किसी को कैसे पता चलेगा कि वो लव फील कर रहा है। गीना का जवाब सिंपल लेकिन पावरफुल था। वो कहती है कि जब तुम सच में लव फील करते हो तो तुम्हें ये सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये लाइन कैप्टन के दिमाग में बैठ जाती है। मिशन के दौरान ये पहली बार है जब वो किसी ह्यूमन इमोशंस को सिर्फ ऑब्जर्व नहीं कर रहा, बल्कि समझने की कोशिश कर रहा है। रात होने पर देव वहाँ से जाने लगता है। गीना उसे शुक्रिया अदा करती है जो उसकी मदद करने और उसका साथ देने के लिए। साथ ही वो अगले दिन के स्ट्रीट फेयर को लेकर भी एक्साइटेड नजर आ रही थी। जब गीना गुड नाइट कहती है, कैप्टन के रिस्पॉन्स में भी पहली बार हल्का सा इमोशनल वार्मथ महसूस होता है। वो खुद भी समझ नहीं पाता कि उसके अंदर आखिर बदल क्या रहा है। रात को देव एक होमलेस आदमी से रुकने के लिए जगह मांगता है। उस आदमी के पास खुद बहुत कम चीजें होती हैं, फिर भी वो देव को ठंड से बचाने के लिए अपना ब्लैंकेट शेयर कर देता है। ये देखकर क्रू शॉक में पड़ जाता है। उनके हिसाब से रिसोर्सेज की कमी होने पर स्पीशीज सेल्फिश हो जाती है, लेकिन यहाँ एक आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो अपनी इकलौती कंफर्ट भी स्ट्रेंजर के साथ शेयर करने को तैयार है। कैप्टन पहली बार ओपनली एडमिट करता है कि ह्यूमंस उनकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसी दौरान शिप के डॉक्टर एको कंसर्निंग ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट करता है। उसने नोटिस किया कि क्रू के कई मेंबर्स अनयूजुअल बिहेवियर दिखाने लगे हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आने के बाद उनकी सोच और रिएक्शंस धीरे धीरे बदल रही है, लेकिन कैप्टन इस कंसर्न को फिलहाल सीरियसली नहीं लेता। देर रात तक नंबर 3 अर्थ कल्चर की स्टडी करते रहती है। रिसर्च के दौरान उसे एक फेमस ह्यूमन मूवी मिलती है। क्यूरियोसिटी में वो कैप्टन को भी दिखाती है और यहीं से उनके अंदर एक नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। एक तरफ उनका मिशन और दूसरी तरफ ह्यूमन इमोशंस जिन्हें वो धीरे धीरे समझने लगे हैं। जब कैप्टन और नंबर 3 ह्यूमन इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब दूसरी तरफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। ऑफिसर दुले अब पूरी तरह कन्विंस हो चुका है कि न्यूयॉर्क में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज मौजूद है। उसके पास देव की एक अनयूजुअल फोटो है और वो उस फोटो को हर पुलिस प्रिंसिक्ट, सिक्योरिटी कंपनी और हॉस्पिटल तक भेजना चाहता है ताकि उस मिस्टीरियस आदमी की आइडेंटिटी का पता चल सके। लेकिन उसका पार्टनर नॉक्स अभी उसे सीरियसली नहीं लेता। उसके हिसाब से एलियन और एक्स्ट्रा टेरिटल की थ्योरी सिर्फ इमेजिनेशन है। फिर भी दुले चुप नहीं बैठता। ऑफिसर ऑर्डर के अगेंस्ट जाकर वो सीक्रेटली फोटो को सर्कुलेट कर देता है। ये डिसीजन बाद में बहुत इंपोर्टेंट प्रूव होने वाला है। उधर देव के शिप की सिचुएशन और ज्यादा क्रिटिकल होती जा रही थी। पावर रिजर्व सिर्फ 20% रह गई थी, मतलब उनके पास लगभग 12 घंटे बचे थे। कैप्टन पूरे क्रू को याद दिलाता है कि उनका असली मिशन ऑर्ब को रिकवर करना है। टाइम रैपिडली
खत्म हो रहा है और अब किसी भी डिस्ट्रैक्शन की गुंजाइश नहीं है। लेकिन आयरनी ये है कि कैप्टन खुद ही धीरे धीरे मिशन से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। आज गिना का बर्थडे है। जोश और गिना के साथ देव भी मेले में पहुंचता है। ऑब्वियसली वो ऑब की तलाश में आया था, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि वो पहली बार जेन्युइनली एंजॉय भी करता है। यहाँ एक हॉट डॉग ईटिंग कॉन्टेस्ट चल रहा होता है। नॉर्मल इंसानों के लिए ये सिर्फ एक फनी कॉम्पिटिशन है, लेकिन देव के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। शिप के अंदर मौजूद 100 ऑफ टीनी एलियंस मिलकर हॉट डॉग को प्रोसेस करने लगते हैं और देव इम्पॉसिबल स्पीड से खाना शुरू कर देता है। कुछ ही देर में वो कंपटीशन जीत गया था। पूरा क्राउड उसके लिए चीयर करता है। जोश एक्साइटेड हो जाता है और गिना भी इम्प्रेस नजर आती है। कैप्टन शायद पहली बार ह्यूमन अप्रूवल और एप्रिसिएशन का एक्सपीरियंस कर रहा होता है। प्राइज के रूप में देव को एक जायंट स्टफ्ड फ्रॉग मिलता है। शिप के अंदर कुछ क्रू मेंबर्स इसे किसी डेंजरस एलियन क्रिएचर समझकर पैनिक करने लगते हैं, लेकिन जल्दी उन्हें पता चल जाता है कि ये सिर्फ एक टॉय है। देव ये प्राइज गिना को दे देता है। गिना जेन्युइनली टच्ड हो जाती है। उसके लिए सिर्फ एक कार्निवल टॉय नहीं है, ये एक थॉटफुल गेस्चर है। इतने सारे हॉट डॉग को अपने स्टोरेज में स्टोर कर पाना टीम के लिए मुश्किल हो रहा था, इसलिए देव उन्हें जाकर टॉयलेट में खाली कर देता है। इसी बीच गिना का एक नेबर मार्क रोड्स भी वहां जाता है। मार्क पहले से ही गिना को पसंद करता था और वो देव को लेकर सस्पिशियस है। वो देव को साइड में ले जाकर एक सीरियस वार्निंग देता है। मार्क कहता है कि अगर देव सच में गिना की परवाह करता है तो सब ठीक है, लेकिन अगर वो जोश का इस्तेमाल करके गिना के करीब आने की कोशिश कर रहा है तो उसे दिक्कत हो सकती है। कैप्टन को समझ ही नहीं आता कि मार्क कह क्या रहा है। शिप के अंदर क्रू मेंबर्स एक्सप्लेन करते हैं कि मार्क असल में ये जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या देव जीना के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप बनाना चाहता है। ये सुनकर कैप्टन ऑलमोस्ट शॉक्ड हो जाता है। तभी जोश की नजर रिच पर पड़ती है, वही बुली जिसने उसे ओब को छीना था। जोश तुरंत उसके पास जाकर ओब को वापस मांगता है। रिच हमेशा की तरह उसका मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन इस बार जोश अकेला नहीं था, देव उसके साथ था। देव रिच और उसके बुली साथियों को सबक सिखाता है और ओब को फिर से हासिल कर लेता है। मिशन टेक्निकली कंप्लीट हो चुका था। शिप के अंदर नंबर 2 तुरंत याद दिलाता है कि अब उन्हें और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओब को ओशियन में डिप्लॉय करना है और प्लेनेट नील पर वापस लौटना है। लेकिन कैप्टन जोश और गिना के साथ कुछ और वक्त बिताना चाहता था। इस इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट के बीच जोश और गिना उसे कार्निवल गेम ट्राई करने के लिए इनकरेज करता है। देव कॉन्फिडेंट होकर बास्केटबॉल थ्रो करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो थ्रो करता है चीजें अचानक बहुत गलत हो जाती है। बॉल सीधा उसके सर पर आकर लगती है। इम्पैक्ट इतना पावरफुल होता है कि पूरे शिप के अंदर इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। क्रू मेंबर अपने स्टेशन से गिर जाते हैं, सिस्टम फेल होने लगते हैं और सेंसर टेम्पररी ऑफलाइन हो जाते हैं। बाहरी दुनिया में देव बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। गिना और जोश तुरंत पैनिक में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद हेड इंजरी सीरियस है, इसीलिए वो देव को हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर देव को होश में लाने के लिए उसे बिजली के झटके देने लगते हैं, जिससे कि स्पेसशिप की पावर फिर से रिस्टोर हो जाती है और देव होश में आ जाता है। ये देख कर जोश और गिना चैन की सांस लेते हैं। डॉक्टर एमआरआई स्कैन की तैयारी कर रहे होते हैं और जैसे ही एमआरआई मशीन एक्टिवेट होती है, पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड शिप को अपनी ओर खींच लेती है। ये देख कर डॉक्टर्स हैरान थे। फाइनली देव को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। देव जीना से उसके बर्थडे के बारे में बात करता है। गिना कैजुअली एडमिट करती है कि वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना ज्यादा पसंद नहीं करती। फ्रैंक की डेथ के बाद उसकी लाइफ बदल गई और सेलिब्रेशन पहले जैसे ही खुशी नहीं लाते। ये बात कैप्टन को डीपली अफेक्ट करती है। अब तक वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था, पर अब वो केयर भी करने लगा है और डिसाइड करता है कि गिना का बर्थडे स्पेशल बनना चाहिए। दूसरी तरफ शिप के अंदर नंबर 2 का पेशेंस फाइनली खत्म हो जाता है। उसके हिसाब से कैप्टन अपना मिशन भूल चुका है। प्लेनेट नील एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा है और पूरी सिविलाइजेशन उनकी सक्सेस पर डिपेंड करती है। फिर भी कैप्टन एक ह्यूमन वुमेन के बर्थडे और इमोशंस में इंटरेस्टेड है। नंबर 2 के लिए ये एक धोखे के बराबर था। कैप्टन और नंबर 2 के बीच पहली बार सीरियस कन्फ्रंटेशन होती है। ये सिर्फ मिशन के बारे में आर्गुमेंट नहीं है, ये लॉजिक वर्सेस इमोशन का कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ ड्यूटी है, दूसरी तरफ ह्यूमैनिटी, और कैप्टन पहली बार ड्यूटी से ज्यादा ह्यूमैनिटी की तरफ झुकता नजर आ रहा था। हॉस्पिटल से निकलने के बाद देव जीना और जोश को डिनर पर ले जाने का डिसीजन लेता है। जोश भी एक्साइटेड हो जाता है और एक क्यूबन सालसा रेस्टोरेंट सजेस्ट करता है। यहाँ एक और फनी कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। जब जीना देव को मोजिटो सर्व करती है तो एलियन एल्कोहल के इफेक्ट को समझ नहीं पाते। कुछ ही देर में पूरे शिप के अंदर केओस मच जाता है। इसी बीच जोश और देव की एक इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन होती है। जोश को पता है कि देव जल्दी उसकी लाइफ से चला जाएगा। वो उदास हो जाता है और कन्फेस करता है कि जब देव चला जाएगा तो सब कुछ फिर से पहला जैसा हो जाएगा। ये कन्वर्सेशन कैप्टन को डीपली अफेक्ट करती है। वो जोश को समझाता है कि ओब ढूंढने में सबसे बड़ा रोल उसी का था। अगर जोश हेल्प ना करता तो उनका मिशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। और वो जोश को बताता है कि डिफरेंट होना वीकनेस नहीं है, यही चीज तो उसे स्पेशल बनाती है। जोश के लिए ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। इसी दौरान गिना और देव के बीच भी केमिस्ट्री और स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। म्यूजिक चल रहा होता है, लोग डांस कर रहे होते हैं और एटमॉस्फेयर लाइट हार्टेड है। सेम माहौल शिप के अंदर भी दिख रहा था। एलियन भी म्यूजिक और डांस को एंजॉय कर रहे थे। नंबर 3 भी नोटिस करती है कि कैप्टन खुद अनयूजुअल इमोशंस शो करने लगा है। उसकी अटेंशन बार बार गिना की तरफ जा रही थी। तब गिना उसे डांस के लिए इनवाइट करती है तो कैप्टन मना नहीं कर पाता। डांस फ्लोर पर जाते ही कैप्टन पूरे क्रू को मिलिट्री स्टाइल में इंस्ट्रक्शन देने लगता है।
उसके लिए डांसिंग भी एक मिशन ऑपरेशन की तरह था। लेकिन सालसा डांस मिलिट्री मैन्यूवर नहीं होता। रिजल्ट ये निकलता है कि देव बहुत ऑकवर्ड लगने लगता है। टीम मेंबर उसे रिलैक्स करने और म्यूजिक फील करने के लिए कहती है। इसी वक्त नंबर 2 का पेशेंस फाइनली टूट जाता है। प्लेनेट नील एनर्जी क्राइसिस के एज पर है और उनका लीडर एक ह्यूमन वुमेन के साथ डांस सीख रहा है। नंबर 2 ओपनली कैप्टन की ऑथोरिटी को चैलेंज करना शुरू कर देता है और कुछ मिलिटेंट को अपने साथ शामिल कर लेता है। दूसरी तरफ कैप्टन म्यूजिक के साथ मूव करने की कोशिश करता है। वो जेन्युइनली एंजॉय करने लगा था। क्रू मेंबर भी धीरे धीरे उसके साथ पार्टिसिपेट करने लगता है। एक मोमेंट के लिए लगता है जैसे सब कुछ ठीक हो, तभी अचानक सेलिब्रेशन रुक जाता है। रेस्टोरेंट में पुलिस ऑफिसर नॉक्स और दूल्हे पहुंच जाता है। ये देख एलियन तुरंत डिफेंसिव हो जाता है, लेकिन कैप्टन इनोसेंट सिविलियंस के बीच वायलेंस नहीं चाहता। पुलिस देव को इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने साथ ले जाती है। रेस्टोरेंट में पुलिस की अराइवल ने सिचुएशन को ऑलरेडी टेंस बना दिया था, लेकिन असली एक्सप्लोजन तो अब होने वाला था। जब सबका ध्यान ऑफिसर पर होता है तो नंबर 2 अपना कूप ऑफिशियली लॉन्च कर देता है। उसके लिए कैप्टन अब लीडर नहीं है, वो उसे अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देता है, क्योंकि शिप के कंट्रोल की सारी पावर अब उसी के पास थी, मिलिट्री वेपन्स और सब कुछ। और फिर वो पूरे क्रू के सामने एक शॉकिंग अनाउंसमेंट करता है कि अब से किसी भी तरह का अनएलियन बिहेवियर अलाउड नहीं होगा। मतलब कोई इमोशंस नहीं, कोई सिंपैथी नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, कोई ह्यूमैनिटी नहीं। जो भी क्रू मेंबर अर्थ का इन्फ्लुएंस में बदल गया उन्हें पनिश किया जाएगा। माइक ऑन होने की वजह से बाहर बैठे ऑफिसर शिप के अंदर चल रही सारी कन्वर्सेशन सुन लेता है। नंबर 2 को जैसे ये पता चलता है वो फटाफट से माइक को ऑफ करता है और फिर वो एक डेंजरस डिसीजन लेता है देव के बॉडी सिस्टम को वेपनाइज करने का। जैसे ही हीट शील्ड एक्टिवेट होती है, देव इन्वेस्टिगेशन रूम की दीवार तोड़कर बाहर निकल आता है। इसी बीच एक एलियन शिप से कूदकर बाहर आ जाता है। शिप अब अग्रेसिव मोड में एंटर कर जाती है। जोश और गिना ये देख के शॉक रह जाता है। नंबर 2 गिना और जोश के सामने अपनी असल फीलिंग रख देता है। जहाँ कैप्टन उनकी रेस्पेक्ट करता था, वहीं नंबर 2 उन्हें वीक और पैथेटिक बताता है। वो गिना के इमोशंस का मजाक उड़ाता है, उसकी आर्टवर्क को इंसल्ट करता है और ओपनली डिक्लेयर करता है कि ह्यूमन सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। नंबर 2 ने देव की मदद से पूरे पुलिस स्टेशन को तहस नहस कर दिया था। जो भी उसके बीच में आता है वो उसे बुरी तरह तबाह कर देता है। ये देख नंबर 3 को भी रियलाइज हो चुका था कि उसने गलत साइड चुन ली है। वो चुपके से जाकर कैप्टन को आजाद कर देती है। दोनों इंजन रूम की तरफ दौड़ते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव सिंपल है, कैसे भी करके शिप को शट डाउन करना और वापस शिप का कंट्रोल अपने अंडर लेना। उधर बाहरी दुनिया में जोश देव की मदद करना चाहता है। पूरे मूवी में जोश को लगता रहा कि वो वीक है, लेकिन अब पहली बार वो खुद से फैसला लेता है। गिना भी धीरे धीरे उसकी बात मान लेती है। कैप्टन और नंबर 3 शिप के कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तभी मिलिटेंट उन्हें पकड़ लेता है। कैप्टन और नंबर 2 की आइडियोलॉजिकल बैटल अपने पीक पर पहुंच जाती है। कैप्टन इंसिस्ट करता है कि अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। नंबर 2 का जवाब भी उतना ही क्लियर था। उसके लिए चॉइस सिंपल है, या तो अर्थ बचेगी या प्लेनेट नील, और वो अपनी स्पीसीज को चूज करेगा, चाहे उसके लिए पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को खत्म क्यों न करना पड़े। अब कॉन्फ्लिक्ट पूरी तरह पर्सनल हो चुकी थी। कैप्टन और नंबर 3 को शिप से बाहर फेंक दिया जाता है। दोनों न्यूयॉर्क की सड़कों पर भटकने लगते हैं और पहली बार ये लोग स्पेसशिप से निकलकर बाहर की दुनिया को देखते हैं। ये इंसानों के सामने किसी चींटी की तरह लग रहे थे। इनके लिए बाहर के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाना मुश्किल हो रहा था। ये लोग कभी बोल के नीचे आने से बचते हैं तो कभी कुत्ते की धार से, कभी इन्हें डस्ट क्लीनर का सामना करना पड़ता है तो कभी ये लोग सड़क पर फेंकी किसी की चिंगम में उलझ जाते हैं। आखिरकार कैप्टन को एक आइडिया आता है। वो एक प्लास्टिक बैग पर लटककर शिप तक पहुंचने की कोशिश करने लगता है, पर तभी वो उड़ते हुए एक बस के विंड स्क्रीन वाइपर पर उलझ जाते हैं और जैसे ही ड्राइवर वाइपर को ऑन करता है, कोइंसिडेंटली ये लोग सीधा जाकर स्पेसशिप के पैरों पर गिरते हैं। इनके पास शिप में वापस एंटर करने का एक गोल्डन चांस था। नंबर 2 को जल्द से जल्द लिबर्टी आइलैंड पहुंचना है, इसलिए वो कैब का सड़क पर खड़े रहकर इंतजार करने लगता है। पर जब कोई ड्राइवर कैब नहीं रोकता तो नंबर 2 को कैब रोकने के लिए अपना ही तरीका अपनाना पड़ता है। दूसरी तरफ दूल्हे नोक्स को उसकी बात न मानने के लिए टीज कर रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि टीनी एलियन उसके टी कप में मौजूद है। वो उसे वहाँ से निकालकर अपनी जेब में रख लेता है। दूसरी तरफ जोश और गिना भी देव की मदद के लिए लिबर्टी आइलैंड की तरफ बढ़ रहे होते हैं। स्पेसशिप के अंदर नंबर 2 ऑब को समंदर की तरफ फेंकने की तैयारी करने लगता है, ताकि ऑब समंदर का सारा पानी सोख ले और वो उसे लेकर अपने प्लेनेट नील की तरफ निकल पड़े। पर तभी कैप्टन और नंबर 3 भी शिप के अंदर पहुंच जाते हैं। कैप्टन रिटर्न करते ही कंट्रोल रिक्लेम करने की कोशिश करता है। अब शिप का कंट्रोल 2 लोगों के हाथ में, एक कैप्टन और दूसरा नंबर 2। शिप खुद ही ऑब को फेंकने की कोशिश करती है और खुद ही रोकने की। देव की ये अजीब हरकतें लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है और देखते ही देखते सैकड़ों लोग वहाँ जमा हो जाते हैं। लिबर्टी आइलैंड पर सभी लोग देव को देख रहे होते हैं। तभी अचानक ऑब देव के हाथ से छूटता है और लुढ़कते हुए जाकर समंदर में गिरता है। शिप के अंदर नंबर 2 और कैप्टन के बीच अलग ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, पर इस बार क्रू नंबर 2 का नहीं बल्कि कैप्टन का साथ देता है। और पहली बार नंबर 2 को रियलाइज होता है कि फियर और फोर्स से लॉयल्टी नहीं मिलती, ट्रस्ट अर्न करना पड़ता है। शिप का कंट्रोल अब कैप्टन के हाथ में था।
पर प्रॉब्लम अभी सोल्व नहीं हुई थी और अब भी एक्टिव था और वो समंदर के पानी को अपने अंदर सोखने लगता है और सिचुएशन पहले से ज्यादा डेंजरस बन जाती है। इंजीनियरिंग टीम रिपोर्ट देती है कि ओब को वापस बुलाया जा सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा केच है। नंबर 2 के साथ हुई फाइट और लगातार पावर लॉस की वजह से शिप के पास 1% से भी कम एनर्जी बची थी। अगर कैप्टन ओब को रिकॉल करता है और अर्थ को बचाता है तो उनके पास घर लौटने के लिए भी इनफ पावर नहीं बचेगी और अगर वो प्लेनेट नील वापस जाने के लिए एनर्जी सेव करते हैं तो अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब फिल्म अपने फाइनल मॉरल डिलोमा तक पहुंच जाती है। देव अपने राइट आर्म से ओब को ओशियन से रिकॉल करने की कोशिश करता है। शिप की बची हुई सारी पावर्स एक ही ऑपरेशन में डाइवर्ट कर दी जाती है और बड़ी मुश्किल से अर्थ का डिस्ट्रक्शन प्रोसेस रिवर्स होता है। आखिरकार कैप्टन अर्थ को बचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन शिप की पावर अब खत्म हो जाती है। शिप डेड हो गई थी, लेकिन इसी मोमेंट पर गिना और जोश भी देव के पास पहुंच जाता है। देव की जाइंट बॉडी अब पावरलेस खड़ी थी, उनके पास घर लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था और पहली बार कैप्टन ओपनली एडमिट करता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। तभी नोक्स और दुले भी वहां जाता है। जोश चुपके से उनसे बैटरी छीनकर शिप को फिर से पावर प्रोवाइड करा देता है। उसकी ब्रेवरी और एक्शन क्रू को एग्जैक्टली उतनी पावर प्रोवाइड करा देते हैं जितनी उन्हें सर्वाइव करने के लिए चाहिए थी। शिप के अंदर सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। क्रू ऑफिशियली जोश को हीरो डिक्लेयर कर देती है और तभी देव का मुंह खुलता है और उसके अंदर से टीनी एलियंस बाहर नजर आता है। पुलिस, गिना, जोश, सब लोग ये देख के शॉक रह जाता है। दूल्हे को भी आखिरकार प्रूफ मिल ही जाता है कि उनका अंदाजा गलत नहीं था। कैप्टन सभी से माफी मांगता है। वो एक्सप्लेन करता है कि अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश उसने नहीं बल्कि नंबर 2 ने की थी और वो एडमिट करता है कि ह्यूमंस के बारे में उनका इनिशियल जजमेंट गलत था। फिर फिल्म का सबसे इमोशनल गुड बाय सीन आता है। कैप्टन जोश को बताता है कि उसने फ्रेंडशिप और कवरेज का असली मीनिंग जोश से सीखा। जोश एडमिट करता है कि उसे देव की याद आएगी और कैप्टन भी वही फील करता है। दूल्हे को याद आता है कि उसने एक एलियन को अपनी जेब में रखा था और वो उसे जेब से निकालकर फिर से स्पेसशिप के अंदर रख देता है। अब देव का अर्थ छोड़ने का समय हो चुका था, पर तभी फेडरल एजेंट और FBI भी वहां पहुंच जाती है। लेकिन इससे पहले कोई कंफर्मेशन हो, शिप एक्टिवेट हो जाती है और देव की जाइंट बॉडी लॉन्च सीक्वेंस स्टार्ट कर देती है। जोश और गिना शौक और एक्साइटमेंट के साथ देखते रहते हैं। फेडरल एजेंट शिप को पकड़ लेता है, पर फिर भी कैप्टन अपनी समझदारी से शिप को सक्सेसफुली अर्थ से डिपार्ट कर देता है। शिप के अंदर सब लोग रिलीफ महसूस कर रहे होते हैं। कैप्टन एडमिट करता है कि अर्थ पर जो लेसन उन्होंने सीखा वो किसी भी एनर्जी सोर्स से ज्यादा वैल्यूएबल था। ये लाइन पूरी मूवी का थीमेटिक कंक्लूजन है। कैप्टन अनाउंस करता है कि प्लेनेट नील को बचाने के लिए वो कोई और सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। अब वो किसी और सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर अपनी प्रॉब्लम सोल्व नहीं करने वाले थे। फिल्म के एंड में कैप्टन फाइनली नंबर 3 के सामने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करता है और इसी लाइट हार्टेड नोट के साथ फिल्म एंड हो जाती है। एक एलियन मिशन जो अर्थ के ओशियन से चुराने के लिए शुरू हुआ था, वही मिशन एक कैप्टन को इंसानियत सिखाकर खत्म होता है। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।